नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी। तो बता दें आपको, ईरान पर इजरायल के ताजा हमले के बाद से दुनिया भर में टेंशन बढ़ चुकी है। इस पर विस्तार से करेंगे बात। खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की बड़ी आशंका। ईरान के शहर अफसान में 9 धमाकों की आवाज सुनाई दी। इजरायल ने लिया ईरान से मिसाइल और ड्रोन हमले का बदला। भीषण हमले के बाद ईरान में खौफ का मंजर, अफरा तफरी का माहौल। ईरान पर हमले के बाद बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, दुनिया में युद्ध के बादल छाए हैं। इन जंगी माहौल में मजबूत सरकार जरूरी। मौजूदा सरकार न डरती है न झुकती है। ईरान पर इजरायली हमले का एक और वीडियो आया सामने। इजरायल ने मिसाइल से किया ताबड़तोड़ हमला। ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चीफ की धमकी। इजरायल अगर ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा तो हम भी इजरायली न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेंगे। ईरान पर हमले को लेकर ब्रिटेन का बयान। ये साफ नहीं है कि ईरान पर हमला किसने किया, लेकिन इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार। इजरायल ने कहा अमेरिका को हमले की जानकारी थी, लेकिन अमेरिका ने जानकारी से साफ इनकार किया। इजरायली हमले के बाद अमेरिका चौकन्ना। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास में अलर्ट, सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। हमले के बाद ईरानी स्पेस एजेंसी का बयान। इजरायली प्रयास पूरी तरह विफल। इजरायल के लिए यह एक्शन अपमानजनक। ईरान के परमाणु प्लांट के पास भी मिसाइलें गिरने का दावा। ईरान के न्यूक्लियर साइट के पास 3 मिसाइलें गिरने का दावा किया गया। ईरान पर किए हमलों को लेकर इजरायल का बयान। ड्रोन मिसाइल हमलों से पहले अमेरिका को जानकारी दी थी, लेकिन अमेरिका ने जानकारी से इनकार किया। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बारूदी वार्निंग दी थी। कहा था ईरान पर छोटे हमले का भी मिलेगा करारा जवाब। इब्राहिम रईसी का दावा, इजरायल का हमला उसकी तबाही का कारण बनेगा। ईरान की जवाबी कार्रवाई कल्पना से भी परे होगी। ईरान पर पलटवार से पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वार्निंग दी थी। कहा था हमें जो करना है करके रहेंगे, इजरायल अपने फैसले खुद लेगा। और कैबिनेट में नेतन्याहू ने बदला लेने की खाई थी कसम। कहा था दुनिया के नेताओं से मिली सलाह सुझाव। इजरायली हमले के बाद इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द हो गई थी। यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने का निर्देश दिया गया था। ईरान इजरायल से यूरोपियन यूनियन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा ईरान इजरायल तनाव से मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ सकते हैं। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। रूस ने हथियारों का उत्पादन बढ़ाया। सामने आया वीडियो। ईरान ने इजरायली लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया। ईरानी एयर डिफेंस का एक्शन। बाखमुट में रूस यूक्रेन में आर पार की जंग जारी है। बमबारी का लाइव वीडियो आया सामने। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन। बेलगरोद पर यूक्रेनी रॉकेट हमले को नाकाम करने का दावा। निप्रो शहर पर हमले का नया वीडियो। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने का रूसी दावा। यूक्रेन के निप्रो शहर पर बारूदी बौछार। 11 मिसाइल हमलों से दहलाया रेलवे स्टेशन और घरों को भी नुकसान। खेरसों में 3 यूक्रेनी जवानों का रूसी फोर्स के सामने सरेंडर। खेरसों में रूस का भीषण प्रहार। साउथ लेबनान पर इजरायल ने फिर बड़ा हमला किया। इजरायली हमले के बाद लेबनान के लोग दहशत में। और आइए अब स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं शुरुआत, और साथ ही करेंगे एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 24 घंटे में तेहरान तक इजरायल? और इस बीच सबसे बड़ी खबर इजरायली हमले को लेकर बड़ा खुलासा, जहां बता दें कि ईरान के अंदर से फायर हुए थे ड्रोन। ईरानी ऑफिसर बड़ा दावा कर रहे हैं ईरान के अंदर से ड्रोन फायर हुए थे। इजरायली समर्थक गुट ने हमले को अंजाम दिया है और अभी तक इजरायल को ईरान की क्लीन चिट नहीं है। आपको बता दें ईरान अभी इजरायल का हमला भी नहीं मान रहा है। ये इस वक्त सबसे बड़ा डेवलपमेंट, इस वक्त के हालात को देखते हुए ये सबसे बड़ा खुलासा, जहां बड़ा दावा ईरानी ऑफिसर कर रहे हैं कि ईरान के अंदर से ही ड्रोन हुए थे फायर।
और इस वक्त के हालात को देखते हुए कई बड़े सवाल भी हैं और इस बारे में हम करेंगे चर्चा। डॉक्टर राजीव नयन, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, IDSA न्यूक्लियर वॉरफेयर, इस वक्त सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड SBS थाना सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे दो सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच मनीष, एक्सक्लूसिव खबर ये आपने दी है, मनीष झा की ये रिपोर्ट है और वो जिस तरीके से हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं इस वक्त के हालात को देखते हुए कि क्या मनीष, इजराइल के लोग ईरान के अंदर घुस गए, जो बड़ा दावा, बड़ा खुलासा हुआ है उसके तहत ये पहला बड़ा सवाल कि क्या इजराइल के लोग ईरान के अंदर ही शामिल हो गए। देखिए, जिस हमले ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है, जिसके बाद इस बात की आशंका बन गई है कि ईरान को जवाब देना पड़ सकता है, वैसी स्थिति में IRGC के ऑफिशियल्स जो इस हमले की जांच कर रहे हैं, उनका मानना है कि वो जो ड्रोन, जिस ड्रोन के जरिए ईरान के इस्फहान शहर पर हमला हुआ था, वो ड्रोन बाहर से नहीं आए थे। यानी ऐसा नहीं है कि वो इजराइल से उड़कर आए या कहीं आसपास के मुल्क से उड़कर आए। उन्हें यह लग रहा है कि ईरान की टेरिटरी के भीतर ही, यानी ईरान के भीतर से ही उन ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। और ऐसी स्थिति में फिर जो आपका सवाल है एकदम वाजिब है कि इसका मतलब यह है कि इजराइल के समर्थन वाले लोग ईरान के अंदर घुस आए थे और उन्होंने ईरान के अंदर घुसकर और उसके बाद फिर इस्फहान में उन जगह को टारगेट किया जो मिलिट्री बेस थे, जहां से ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। और ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास ऐसे एसेट्स नहीं है। आपको याद होगा कि खुद अमेरिका ने, CIA ने अपने आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि मोसाद ने बलूचिस्तान के इलाके में ऐसे गुटों को एक रिसोर्स के तौर पर कल्टीवेट किया है जिसके जरिए वो ईरान पर हमला करवाता है। तो क्या ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके इजराइल ने अपने लोगों को अंदर घुसाया जिन्होंने ईरान पर हमला किया? और सबसे बड़ा सवाल, इसका मतलब तो यही है कि ईरान ताकता रहा तेल अवीव में कि वहां से मिसाइल आएंगे, लेकिन उनके घर के अंदर ही लोगों ने घुसकर और यहां से ड्रोन से हमला कर दिया। जी, बड़ा भीतरघात हुआ है मनीष, ये तो साफ हो चुका है। अब इसके बाद सवाल जो उठ खड़ा होता है वो ये कि अगर ईरान इसे इजरायली हमला मान रहा है तो उस पर अब जवाबी कार्रवाई का दबाव भी बढ़ गया होगा। अब बिल्कुल देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि अब हिट एंड रन की पॉलिसी नहीं चलेगी, यानी हमला छोटा हो या बड़ा, हर हालत में जवाब देगा। ये ईरान की एक तरह से लाइन ड्रॉ हो गई है। वैसी स्थिति में अगर इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह माना कि यह इजराइल का हमला है, तो फिर उन्हें उसी तरह का जवाब देना होगा जैसे 1 अप्रैल के हमले के बाद दिया था। देखिए, उस वक्त ईरान की दलील थी कि सीरिया में हमारे दूतावास पर हमला हुआ, हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई, इसलिए हमने 300 मिसाइल छोड़े। तो यहाँ तो ईरान में घर के भीतर घुसकर, और इसीलिए मनीष कहा जा रहा है दुनिया भर की जो टेंशन बढ़ रही है उसके पीछे वजह भी साफ है। बता दें, इस बीच ईरान पर हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने दोनों देशों को संयम बरतने को कहा है, पेशेंस रखने को कहा है। ईरान इजराइल आगे की कार्रवाई से बचे, यूरोपियन यूनियन का कहना। ईरान इजराइल बातचीत से विवाद का हल निकाले। इजरायली हमले के बाद मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। और ईरान पर हमले के बाद ब्रिटेन का भी बयान। एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और ब्रिटेन दोनों देशों को शांत करने की कोशिश भी कर रहा है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है उसके बाद जो बड़ा खुलासा हुआ, ये पहली बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। वहीं आपने देखा कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी ये चाहता है कि इजरायली हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव ना बढ़े और साथ ही ईरान पर अब ब्रिटेन का भी बयान सामने आया है। और बता दें आपको, इजराइल ईरान वॉर पर चीन का बड़ा बयान भी सामने आया है। चीन किसी भी हमले का विरोध करता है, चाइना की तरफ से कहा गया। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ईरान इजराइल संयम बरते, तो चीन की तरफ से भी संयम बरतने को कहा गया है। जिस तरीके की मौजूदा हालात बने हुए हैं उस पर चीन का यह बड़ा बयान। और G7 देशों की ईरान से तनाव कम करने की अपील। एक और बड़ी खबर, बातचीत से विवाद को खत्म करने की अपील की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर ईरान हमले पर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया, उसके भी मायने बहुत बड़े हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल का माहौल है। दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं। जंगी माहौल में मजबूत सरकार जरूरी है। मौजूदा सरकार न डरती है न झुकती है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। तो बता दें, ईरान पर जिस तरीके से इजराइल ने धावा बोला, हमला किया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सामने आया। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे
युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो जो खबर हमने दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसी की आशंका जताई गई और ये बड़ा बयान दिया गया। कहा कि पूरी दुनिया में उथल पुथल, दुनिया में युद्ध के बादल छाए हैं और ऐसे में इस वक्त राजीव नयन सर, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। प्रधानमंत्री की बात आपने भी सुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से इस हालात को देखते हुए बातचीत की कोशिश करने को कहा जा रहा है, इज देयर अ स्कोप ऑफ डायलॉग? देखिए, अभी तो इसे कहते हैं कि आक्रमण और प्रति आक्रमण का भी अभी माहौल बना हुआ है। क्योंकि ईरान को दमास्कस पर उनके ऊपर हमला हुआ था तो उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई की थी। करीब करीब 300 जो हथियारों के साथ क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से। उस समय भी इजराइल ने कहा था कि हम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कभी ना कभी जल्दी ही उनके तरफ से भी आक्रमण होगा ही, चाहे अमेरिका, यूरोप, चाहे दुनिया जो भी कहते रहे। अब ये आक्रमण हो गया है। अब दोनों देशों को आकलन करना होगा कि इस आक्रमण प्रति आक्रमण से किसका कितना नुकसान हो रहा है। इजराइल की एक अपनी सोच रहती है, अपनी उनका मानसिकता है। अब उस मानसिकता से उन्हें बाहर निकलना होगा, क्योंकि उस मानसिकता से दुनिया भर को नुकसान पहुंचेगा। और ईरान को भी यह समझना चाहिए कि इस तरह के, जिसे कहते हैं कि जो इज्जत की लड़ाई जो कर रहे हैं, अपने स्टेटस और प्रेस्टीज सिंबल, जो इस्लामिक उनका जो एक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, उससे कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है, यह बातचीत का समय है। और जितनी जल्दी है उनके समझ में बात आ जाए, उतना अच्छा देश और सर, ये तो हम सभी जानते हैं कि युद्ध कहीं पर भी हो, अस्थिरता ही आती है। ऐसे में भारत का पक्ष इस पूरे मामले में जो स्टैंड है वो हमेशा क्लियर रहा है, हम शांति के पक्षधर हैं। ऐसे में इस बयान के कई बड़े मायने हो जाते हैं, लेकिन बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इजरायली हमलों पर ईरान का दावा, 2 जगहों से हमलों को अंजाम दिया गया। अजरबैजान की सीमा के पास से ड्रोन ने उड़ान भरी है, ये बड़ा दावा भी इस बीच किया गया। ईरानी एयर डिफेंस ने हमलों को नाकाम किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान का ये दावा कि 2 जगहों से हमलों को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर बता दें, ईरान सीमा तक पहुंचेगा इजराइल। एयर स्पेस को लेकर इजराइल अजरबैजान के बीच डील को लेकर खबर सामने आ रही है। अजरबैजान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकता है इजराइल। दोनों देशों के बीच जल्द डील संभव है। ऐसे में ये बड़ी खबर है और ईरान के लिए चिंता का विषय भी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अजरबैजान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया जा सकता है इजराइल की तरफ से, और इसको लेकर दोनों देशों के बीच जल्द डील भी हो सकती है। तो अब ईरान बॉर्डर तक पहुंचेगा इजराइल, और इजराइल अजरबैजान के बीच सीक्रेट डील जिस तरीके से संभव है। सुमित, मैं इस पर आपसे डिटेल इनपुट चाहूंगी, क्योंकि अपने एयर स्पेस की इजाजत दे सकता है अजरबैजान। ये बड़ी खबर है। और ये मैप जरा सुमित जरूर समझाइएगा, क्योंकि 3 बेस को लेकर इजराइल और अजरबैजान में चर्चा जारी है। इसका मतलब क्या है? और मोसाद को मॉनिटरिंग ब्रांच की इजाजत अगर मिलती है तो क्या? और मॉनिटरिंग ब्रांच से ईरान पर जिस तरीके से नजर रखी जाएगी, ईरान पर डायरेक्ट अटैक के लिए एयरफील्ड भी ये दे सकता है। ओवर टू यू सुमित। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण काम है जो लगातार इजराइल ने किया। इजराइल जानता है कि ईरान तक पहुंचने के लिए उसको एक ऐसे बेस की जरूरत है जहां पर उसके फाइटर एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग की जरूरत ना पड़े, जहां से लगातार वो ईरान के अंदर मॉनिटरिंग कर सके। और इसी वजह से अजरबैजान के कई बेसिस के ऊपर लगातार उसकी नजर रही है। अगर आप देखें, 2023 में ही कहा जाता है कि मोसाद को अनऑफिशियली चुपचाप तरीके से अजरबैजान ने एक बेस से लगातार मॉनिटरिंग करने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अब जब ईरान और इजराइल के बीच में अदावत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो कहा जा रहा है कि 3 बेसिस पर लगातार इजराइल ऑपरेट करने की मांग कर रहा है। हालांकि देखिए, हो सकता है कि इसकी आधिकारिक सूचना या फिर इसको ऑफिशियली अनाउंस ना किया जाए, लेकिन यह जरूर है कि मोसाद और इजराइल की फोर्सेस वहां से लगातार ऑपरेट कर रही है, ईरान पर मॉनिटर करती रही है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करीबन अजरबैजान और ईरान की जो बॉर्डर एरियाज हैं वो करीबन 700 किलोमीटर के हैं। तो एक बड़ा एक्सेस दे देंगे इजराइल को, खासतौर पर अगर ऐसा कर पाता है इजराइल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्सेस उसके लिए। स्थाना सर, आपसे चाहूंगी इस पर जवाब, लेकिन उससे पहले अगर इजराइल
और अजरबैजान में समझौता हुआ तो ईरान के लिए कितना घातक हो सकता है, यही मेरा आपसे सवाल होगा। उससे पहले ये मैप जरा हम सामने रख रहे हैं और ये लोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं लोकेशंस के आधार पर अस्थाना सर आपसे सवाल, जहां देखिए किस तरीके से इस मैप में इजराइल, अजरबैजान, ईरान और साथ ही ये जो दूरी है 1700 किलोमीटर की, और अगर ये समझौता होता है तो ईरान पर क्या इसे सीधा हमला माना जाएगा, क्योंकि हवाई सीमा क्षेत्र का ये उल्लंघन तो जरूर होगा। एक छोटा सा रिस्पॉन्स अस्थाना सर। देखिए, अगर यह समझौता होता है तो ईरान के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईरान को इसमें खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी ज्योग्राफिकल एडवांटेज ईरान के पास है, क्योंकि इजराइल डायरेक्ट अटैक उनके ऊपर नहीं कर सकता, स्पेशली लड़ाकू विमान। मिसाइल और ड्रोन की बात अलग है, लेकिन अगर लड़ाकू विमान और एयर बेसिस का इस्तेमाल करना है तो इजराइल को ईरान के नज़दीक पहुंचना पड़ेगा। और ज्योग्राफिकली अर्मीनिया के अलावा और कोई जगह बन नहीं रही है, लेकिन अर्मीनिया के ऊपर भी इतना आसान नहीं है, कुछ प्रोसेस पड़ेंगे, क्योंकि टर्की भी अर्मीनिया का बहुत अच्छा दोस्त है और वो आजकल इजराइल के बहुत हक में नहीं है। तो इसमें अर्मीनिया कहाँ तक इजाज़त देगा और क्या इजाज़त देगा ये अभी देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेरे विचार से प्री मैच्योर होगा ये कंक्लूड करना कि अर्मीनिया इस बात की इजाज़त दे देगा। ठीक है, तो अजरबैजान और जिस तरीके से खबर आ रही है कि इजराइल के बीच सीक्रेट डील हो सकती है, उसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए चिंता की बात जरूर होगी। इस बीच बड़ी खबर बता दें, हमले को लेकर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स के पास हमला, परमाणु ठिकाने पर भी हो सकता था हमला। मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है, मिसाइल हमला ईरान को संदेश है, ये भी कहा जा रहा है मीडिया में। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर परमाणु ठिकाने पर हमला हो सकता था, इसकी आशंका प्रबल नजर आ रही है, क्योंकि इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स के पास भी हमले हुए। तो ईरान पर इजरायली हमले पर यह बड़ा खुलासा आपको बता दें, जहां इजराइल का पहला टारगेट इस्फहान था और आपको बता दें दूसरा टारगेट ईरानी रेवोल्यूशनरी एयरबेस। अब जो ये टारगेट है, जिस तरीके से इजराइल ने फिलहाल इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इजरायली हमले पर, और ये इजरायली हमला ईरान पर हुआ है। टारगेट क्या थे? पहला टारगेट इस्फहान प्रांत। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर न्यूक्लियर साइट्स हैं। दूसरा टारगेट ईरानी रेवोल्यूशनरी एयरबेस और मिलिट्री एयरबेस को टारगेट करते हुए जिस तरीके से अभी फिलहाल इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जाहिर सी बात है इंतजार की जा रही है कि क्या ईरान की तरफ से अगला कदम उठाया जाएगा। तो सुरभि, जो आपने कहा इजराइल का पलटवार, अब क्या करेगा ईरान, क्योंकि वार पलटवार लगातार चल रहा है। अब ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार पूछे जा रहे हैं। कुछ जानकारी दर्शकों के साथ जल्दी से साझा कर देते हैं। इजराइल की तरफ से हमले के बाद भीषण युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा प्रबल हो गई और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। 5 दिन से इजराइल अमेरिका को लगातार धमकी दे रहा है ईरान। ऐसे में हालात यहाँ पर तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। जानकारी आपके सामने ये भी कि ड्रोन मिसाइल से हमले के बाद ईरानी रिएक्शन के इंतजार में है इजराइल, और इसके अलावा ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो इजराइल को हमले का एक और मौका मिल जाएगा, ये भी माना जा रहा है। इसीलिए इस पूरे इलाके में इस वक्त तनाव की स्थिति है। ईरान की तरफ से हमले शुरू हुए तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की आग फैल सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी कमांडर की इजराइल को धमकी, ईरानी परमाणु ठिकाने पर हमले की ना सोचे इजराइल, बदले में करेंगे इजरायली एटमी प्लांट पर हमला, इजरायली न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर देंगे। अब ईरान की तरफ से यह बड़ी धमकी दी गई है। ऐसे में परमाणु ठिकानों पर हमले की सोचे भी नहीं इजराइल, ये ईरान की धमकी। अगर हर गुने तहदीदी व इक़दामी आज सूय रजीम जाली साहियोनिस्ती अलैहि तअसीसात हस्तेई कश्वर به وقوع بپیوندد امکان مقابله به مصر با استفاده از سلاح‌های پیشرفته وجود خواهد داشت. और इजराइल के हमले पर ईरान के विदेश मंत्री की चुप्पी एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि इजरायली पत्रकार ने विदेश मंत्री से सवाल पूछा और पत्रकार ने पूछा क्या ईरान इजराइल पर फिर हमला करेगा, ये सवाल था। ईरान के विदेश मंत्री बिना जवाब दिए ही चले गए। उस वक्त की ये तस्वीरें भी अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अब एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर है ईरान के विदेश मंत्री की चुप्पी। इजराइल के हमले पर जिस तरीके से उनसे सवाल किया गया, कोई जवाब नहीं दिया और चले गए।
जल्द इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर रखे गए हैं। शहरों में जीपीएस सिग्नल जैम बताए जा रहे हैं। इमरजेंसी सप्लाई स्टॉक और दवाइयां रखने के भी निर्देश मिल रहे हैं। बैटरी और सैटेलाइट फोन भी साथ रखने के निर्देश को क्या समझा जाए। इमरजेंसी निकासी प्लान तैयार बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया जिस तरीके से ईरानी मीडिया के सोर्स के हवाले से खबर आ रही है, नयन सर, ईरान की तैयारी पर जाहिर सी बात है नजर जरूर है, लेकिन यह खबर क्या संदेश देती है कि इमरजेंसी निकासी प्लान और साथ ही सैटेलाइट फोन्स भी साथ रखने के, बैटरी साथ रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं? निश्चित ही देखिए, ईरान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था अपने आक्रमण के पश्चात कि अब वह समाप्त कर रहा है। अगर इजराइल ने आक्रमण किया तो उसके तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी, और वह जवाबी कार्रवाई की हम उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से हो सकती है, क्योंकि उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए तो वह एक बड़ा ही विध्वंसक चेतावनी की तरफ अग्रसर करता है, क्योंकि वह परमाणु बम बनाने की दिशा में हो सकता है। ये जग विदित बात है कि ईरान ने अपने आप पर नियंत्रण कर रखा था। उनके पास काबिलियत थी, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत को रोक रखा था। और पिछले कुछ वर्षों से, जब से अमेरिका जो JCPOA जिसे कहते हैं उससे बाहर निकला, तब से वो धीरे धीरे करके उनके पास क्षमता तो थी, लेकिन क्षमता को जग विदित कर रहा था कि वह 60-70% से ऊपर जो इन्वेस्टमेंट को है वो बढ़ाते जा रहा है। तो यह तो एक परमाणु के स्तर पर की बात है, परमाणु बम बनाने की तरफ वो मैटर ऑफ टाइम है कि वह बना लेगा। और इस बार भी अभी IAEA का बयान आया है कि उसके कोई भी परमाणु जो संयंत्र पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं हुआ है। तो यह एक तरह से अच्छी बात है कि उसे कोई मौका नहीं। राजीव सर, आपने IAEA का जिक्र किया, तो बता दें इजरायली हमले के बाद IAEA का दावा सामने आया है। ईरानी परमाणु साइट को नुकसान नहीं, ये जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई है। इजरायली मिसाइल परमाणु साइट पर नहीं गिरी है। युद्ध की स्थिति पर IAEA की कड़ी नजर बनी हुई है लगातार, क्योंकि परमाणु ठिकानों को लेकर अब एक दूसरे को लगातार धमकी दी जा रही है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर आप हमारे ठिकानों को टारगेट करेंगे तो हमारा अगला निशाना आपके टारगेट्स होंगे। तो इसको लेकर अब एक दूसरे को धमकाया जा रहा है, लेकिन IAEA ने पूरे हालात पर नजर बनाई हुई। तो सुमित, ये खतरा कितना बड़ा हो जाता है जब बात हम न्यूक्लियर साइट्स की करने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फिर दो देशों के बीच का तनाव भर नहीं रह जाता है, दुनिया भर की टेंशन हो जाती है। देखिए, बिल्कुल दुनिया भर की, और इसी वजह से देखिए दोनों ही देश नहीं चाहेंगे कि किसी की भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर या फिर लॉजिस्टिक बेसिस के ऊपर ऐसे अटैक को अंजाम दिया जाए, बचना शुरू करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ईरान अब दोबारा रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अब थोड़ी कम नजर आ रही है इजराइल पर, तो वो अपने आप में एक इजाफा होगा इस पूरे युद्ध का या फिर कन्फ्रंटेशन का। इजराइल लगातार ये कोशिश करेगा कि एक पोस्टरिंग दिखा सके, एक तरीके का मैसेजिंग दे सके पूरी दुनिया भर के अंदर कि देखिए अगर ईरान हमारे इलाकों में अटैक करता है तो उसी ग्रेविटी का, उसी तरीके का अटैक हम भी कर सकते हैं और बहुत डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं ईरान के अंदर। तो एक पोस्टरिंग है दोनों की तरफ से, लेकिन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप देखें तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करना या बड़े सिविलियन एरियाज में अटैक करने से दोनों ही देश बचेंगे। बड़ी बात आपने कही है, लेकिन मनीष, अगली खबर पर आपसे इनपुट चाहूंगी, क्योंकि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस ही टारगेट पर होंगे इजराइल के। इस बारे में हम लगातार कुछ घंटों पहले से चर्चा करते आए हैं। अब जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है, ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट की ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। और मनीष बताएं, क्योंकि ये न्यूक्लियर साइट के बिल्कुल नजदीक हमलों को अंजाम दिया गया है, यानी इजराइल का ये ऑपरेशन और टारगेट पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अरक, इस्फहान, बुशा, फोजोव, नेंताज। मनीष, देखिए, ईरान और इजराइल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन दोनों देशों को लगता है कि जो दूसरा देश है वो उसको मिटा देना चाहता है, और इसीलिए वो दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा से सबोटाज करते हैं। एक समय था जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तरीके से सबोटाज किया कि वो कई साल पीछे चले गया था। अब जबकि ये कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है, तो वैसे भी वो इजराइल के टारगेट पर था। और इसीलिए आप देखिए, जब ईरान ने हमला किया तो उस वक्त भी जो इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है वो भी एक टारगेट था। उसके जवाब में इजराइल बार बार कह रहा है कि हम आपके न्यूक्लियर साइट को अटैक करेंगे, जिसके जवाब में ईरान कह रहा है कि हम आपके तो न्यूक्लियर साइट को अटैक करें। दुखद बात यह है कि इस पूरे जंग में दोनों पक्ष एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के नाम पर इस जंग को वहां पहुंचा देना चाहते हैं जहां से पलटना
दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि शायद यही वो दोनों देश हैं जो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से लगातार दूसरे के न्यूक्लियर साइट को खत्म करने की बात करते हैं। बाकी और कोई देश ऐसा कभी नहीं कहता। और ये खतरा बहुत बड़ा है, इसी को लेकर लगातार आशंकाएं बनी हुई है। इजराइल को ईरानी हमले की आशंका को लेकर बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजराइल ने डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए हैं। इजरायली डिफेंस यूनिट हाई अलर्ट पर है, यानी इस बात की आशंका है इजराइल को कि अब पलटवार ईरान की तरफ से किया जा सकता है। ईरानी हमले की आशंका के मद्देनजर इजराइल में अब एक्शन नजर आ रहा है। इजराइल ने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है और इसके अलावा डिफेंस यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपको वो बयान जिसके बाद दहला ईरान, इस बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि विदेश मंत्री हुसैन अमीर की तरफ से क्या कहा गया जान लीजिए। इजरायली शासन फिर से दुस्साहस करता है तो अगली प्रतिक्रिया तत्काल और अधिकतम स्तर पर होगी। इन बयानों पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि बयानों के आधार पर बड़ा संदेश और बड़ी धमकियां सामने रखी जाती हैं। ईरान को पूरी उम्मीद है कि इजरायल पिछली गंभीर गलती को नहीं दोहराएगा, और अगर इजरायली शासन ने एक बार फिर बड़ी गलती की, हमारी प्रतिक्रिया उनके लिए निर्णायक और अफसोसजनक होगी। ईरान ने शनिवार को इजरायल के खिलाफ जो मिसाइलें और ड्रोन दागे वो इजरायली हमलों के जवाब में किए गए थे। अस्थाना सर, इसीलिए मैंने कहा गौर से इस बयान को सुनना जरूरी है। इन हालात के बीच में ये बयानबाजी बड़ा संदेश होते हैं। देखिए, बयानबाजी एक बात है, लेकिन अगर आप इसको, मैं एनालिस्ट के तौर पर इसको बड़े तौर पे देखूं तो दोनों ही देश इस लड़ाई को बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहते। मैसेजिंग दोनों करना चाहते हैं और दोनों अपने अपने जो लोकल ऑडियंस हैं, जो उनके देशवासी हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं और हम दूसरे के ऊपर वार कर सकते हैं और सशक्त वार कर सकते हैं। लेकिन ये भी सही है कि जब ईरान ने हमला किया था उसके पास उससे भी ताकतवर हथियार थे, लेकिन पूरा उसने अपनी ताकत नहीं लगाई थी। उसी मुताबिक जब इजराइल ने अभी हमला किया है, वो पिन पॉइंट न्यूक्लियर जगह के ऊपर स्ट्राइक कर सकता था, लेकिन उसने पिन पॉइंट वहां पर नहीं की है, उसके आसपास की है। और कोशिश यही की गई थी। इससे पहले भी एक बयान आया था जो कि बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं था, कि अमेरिका ने अप्रोच किया था ईरान को, जब नेतन्याहू नहीं मान रहे थे कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, तो ये कहा गया था कि भाई आप एक लिमिटेड स्ट्राइक उनको करने दें जिसमें डैमेज कुछ नहीं होगा। तो अभी आप देखिए कि इन्होंने एक स्ट्राइक ऐसी की है जिसमें डैमेज कुछ नहीं हुआ है, और ईरान भी मेरे विचार से उसको प्ले डाउन करना चाह रहा है, क्योंकि ईरान के भी बयान अगर आप देखें, अलग अलग किस्म के बयान आए हैं। पहले बयान आए कि अंदर ही से हुआ है ये हमला, ताकि ये ना कहा जाए कि भाई इजराइल ने हमला किया और हमें मैसेजिंग के लिए था सर। लेकिन दुनिया भर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है जिस तरीके से ये दोनों ही देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बड़ी खबर रख दे, जहां पर भारत ने फिलीपींस को सौंपी है ब्रह्मोस मिसाइल। फिलीपींस पहुंची है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, 2022 में $375 मिलियन की डील हुई थी, और उसी के तहत ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर फिलीपींस पहुंच चुकी है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मोस मिसाइल पर बयान दिया है। अब भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात कर रहा है और आज ब्रह्मोस की डिलीवरी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो फिलीपींस पहुंची सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। इस खबर को अब और नेक्स्ट लेवल पर लेकर चर्चा करते हैं मनीष। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, चीन के साथ तनाव, यानी ये जो डील भारत और फिलीपींस की हुई है उस पर चीन की भी नजर, और चीन के काल का जवाब है फिलीपींस के पास। अब
बिल्कुल, देखिए टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोग मध्य पूर्व के हालात के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत है कि अगला वॉर जोन इंडो पैसिफिक है और इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण से भारत का ये एक्सपोर्ट बहुत मायने रखता है। वो इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस तरीके से चीन और फिलीपींस के बीच में टक्कर हुई थी, कैसे दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के शिप आपस में टकराए थे और चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड शिप को नुकसान पहुंचाया था। और उसके बाद फिर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर फिलीपींस पहुंचे और मनीला में उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, विदेश मंत्री से मुलाकात की, रक्षा मंत्री से मुलाकात कर कहा कि भारत फिलीपींस के साथ है। और आप सोचिए, ये महज संयोग नहीं है कि कुछ हफ्ते पहले विदेश मंत्री जाते हैं फिलीपींस और अब हमारा ब्रह्मोस वहां पर पहुंच गया है, ताकि चीन को अगर सबक सिखाना हो तो इसी ब्रह्मोस से फिलीपींस सबक सिखा सके। लेकिन सुमित, इंफॉर्मेशन इस डील के बारे में भी चाहेंगे क्योंकि ये पहली खेप पहुंची है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि 2022 में इस डील को लॉक कर लिया गया था फिलीपींस और भारत द्वारा, और भारत लगातार न सिर्फ फिलीपींस को, वियतनाम को, इजिप्ट के कई देशों को अपने ब्रह्मोस मिसाइल हो, स्वाति रडार सिस्टम्स हो, या फिर आप तेजस की बात कर सकते हैं, और इनको डिलीवर करना चाहता है। और इस समय आज जब हम बात कर रहे हैं, इस साल का जो टारगेट रखा गया है डिफेंस सेक्टर का, वो 35,000 करोड़ का रखा गया। तो निश्चित तौर पर भारत के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, यानी आप बिल्डिंग नेशन की तरफ आप जब जाते हैं तब उसके लिए ये बहुत मददगार है, बहुत मील के पत्थर है। क्योंकि ना सिर्फ फिलीपींस को हम अपने एक अलायंस के तौर पे देखते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि हमारे जो कई ऐसे मुल्क हैं जो भारत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनको भारत कैसे मदद कर सकता है। तो उसके लिए ये डील बहुत महत्वपूर्ण है। जी अस्थाना सर, किस तरीके से इस पूरी डील को देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन देशों की सूची बहुत लंबी थी जहां पर जिनसे भारत पहले हथियार लिया करता था, लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। देखिए, ये तस्वीर भारत के लिए बहुत ही शुभ एक तरीके से कदम है और बहुत ही अच्छा संदेश है। कारण ये है कि सबसे पहले तो नेट इंपोर्टर थे हम लोग, अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे जो है फॉरेन एक्सचेंज भी भारत में आएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारी एक तरीके से उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है फिलीपींस के ऊपर, वो भी बढ़ेगा। भारत एक उभर के आ रहा है, जब जो हमारा अभी ये जो हमारे हथियार जाएंगे वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक सशक्त हथियार हैं, अच्छे हथियार हैं और कम पैसे में खरीदे जा रहे हैं। ये सबको जितने भी जो पोटेंशियल बायर हैं, जो भविष्य में जो हथियार खरीदना चाहते हैं, और ऐसे देश जो अभी चीन के से घबराए हुए हैं लेकिन इतना महंगा हथियार नहीं खरीद सकते जो वेस्टर्न कंट्रीज देते हैं, रूस इस समय हथियार देने की हालत में नहीं है, इसलिए भारत का लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है एक एक्सपोर्टर के तौर पे बाहर निकलने की। राजीव नयन सर, फाइनल कमेंट, क्योंकि फिलीपींस के पास भारत के ब्रह्मोस का मतलब क्या है? देखिए, जैसे भी आपके सारे लोगों ने पैनल ने चर्चा की, निश्चित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये हमारा रूस के साथ एक ज्वाइंट इनिशिएटिव ब्रह्मोस रहा है जी। और उसका तरीके से देखिए, रूस को भी इसमें से खरीदना था, लेकिन रूस खरीदा नहीं, लेकिन अब हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। और आपने पिछले महीने ही सुना होगा कि करीब करीब 1,000 करोड़ का हमने कैटेगरी 6, मैं हमेशा उस पर थोड़ी सी चेतावनी देता हूँ कि हमारी जो क्षमता है उससे कहीं ज्यादा है, जो कि हम सरकारी तौर पर अपने आप को दावा करते हैं। क्योंकि हमने कैटेगरी 5 और बाकी सब जो है, आपने एरोस्पेस की बात की, वो जब हम उसको ऊपर रखते हैं, जब हम प्रेस रिलीज करते हैं, उसमें नहीं ध्यान रखते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो जैसा कि अभी बताया गया कि एक हम नेट एक्सपोर्टर के रूप में, एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में वो उभरते जा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हम यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन करें और डिफेंस टेक्नोलॉजी लाकर डिफेंस प्रोडक्शन के बाद हम एक नई जो सुरक्षा के सिद्धांत, सुरक्षा की फिलॉसफी के अंदर हम बाहर भी हथियार देंगे। एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इनरिच करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे राष्ट्र के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। तो उस कदम तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और हम वक्त की कमी है सर, मैं रोकना चाहूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अस्थाना सर, नयन सर और मनीष और सुमित। आपसे भी लगातार हालात को देखते हुए जो बड़े अपडेट मिल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं, इस बारे में अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस बीच इलेक्शन अपडेट दे दें, जहां आपको बता दें यूपी में अब तक 47.44% मतदान को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है। दोपहर 3 बजे तक 47.44% मतदान हुआ है और पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 66.34% मतदान को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर।